कबीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर किसान रहते थे। उन्हीं में से एक किसान का नाम बाला था। एक बार बाला ने अपने खेत में आलू की फसल लगाई और वो आलू बेचने के लिए मंडी गया। वो आड़ती से बोला, क्यों भाई, मंडी में आलू का क्या रेट चल रहा है? 2 रुपए किलो से ज्यादा दाम तो मिलने से रहा। शायद आप आलू का दाम मुझे देखकर लगा रहे हैं। अरे सेठ, आलू देखकर दाम लगाओ ना। देखो ना कितना बड़ा बड़ा और पहलवान के जैसा गठीला आलू है। भले तेरा आलू पहलवान के जैसा गाढ़ गठीला हो, पर रेट वही है, 2 रुपए किलो का ही मिलेगा। ये सुनकर बाला थोड़ा मायूस हो जाता है और फिर कुछ सोचकर कहता है, तो बताओ, इस आलू से भरी ट्रॉली का तुम मुझे क्या दोगे? 1000 रुपए तो दे ही दूंगा। बस 1000 रुपए? और नहीं तो क्या, 10,000 दे दूं? बेचना है तो बेचो, वरना अपने आलू वापस ले जाओ। बाला आलू को वापस ले जाकर क्या करता? उसे तो पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो आलू को 1000 रुपए में बेच आता है। इन 1000 रुपए में क्या क्या करूं? महाजन का कर्ज दूं, बेटे की पढ़ाई का खर्च चलाऊं या घर चलाऊं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाला ये कह ही रहा होता है कि तभी महाजन तुलाराम आ जाता है। महाजन बाला के हाथ से 1000 रुपए छीनते हुए कहता है, बस 1000 रुपए, इनमें तो मेरा सूद तक पूरा नहीं होगा। अरे ओ बाला, मेरा पूरा कर्ज चुका दे, वरना मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा, समझा? ये सुनकर बाला बहुत दुखी हो जाता है और उसका मन खेती करने से उकताने लगता है। शायद हमारे देश में किसान होने का नाम ही गरीब होना है। लोग कहते हैं कि धरती सोना उपजाती है, पर मुझे तो आज तक सोना नहीं मिला। अब तो शायद खेती छोड़ने में ही भलाई है। बाला ये सोच ही रहा होता है कि तभी शहर से उसके बेटे का फोन आता है। हाँ बेटा, कहो क्या कहना है? बस एक कृपा करना, पैसे मत मांगना, क्योंकि अभी मैं पैसा भेजने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ पिताजी, मैं तो एक मशीन आपके पास भेज रहा हूँ, आलू चिप्स बनाने की मशीन। उसे इस्तेमाल करके देख लेना। अच्छा ये बात है, तो भेज देना, मैं उसे इस्तेमाल करके देख लूंगा। कुछ दिन बाद बाला के घर मशीन आ जाती है। मशीन कुछ पुरानी लग रही थी और कहीं कहीं जंग खाए हुए थी। उसकी हालत देखकर बाला कहता है, मशीन तो सेकंड हैंड लगती है, फिर भी चलाकर देखता हूँ इसे। यह कहकर बाला मशीन की अच्छे से साफ सफाई करने में लग जाता है और तभी उसकी पत्नी चंद्रकला कहती है, ये क्या है जी? लग तो मशीन जैसी ही रही है। ये मशीन जैसी लग नहीं रही है भाग्यवान, ये मशीन ही है, समझी? ये आलू चिप्स बनाने की मशीन है, हमारे बेटे ने शहर से हमारे पास भेजी है। ये कहकर बाला मशीन को चलाकर देखने की तैयारी करता है। चलो अब मशीन को चलाकर देख लेते हैं। पर इसमें आलू कहाँ डालना है, आपको पता भी है? क्यों, मैं क्या मूर्ख लगता हूँ तुझे, या तूने मुझे निरा भांडू समझ रखा है? हाँ, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि पीछे से आलू डालें और आगे से चिप्स बाहर निकालें। ये कहकर बाला मशीन में कुछ आलू डाल देता है। मगर ये क्या, मशीन तो आलू डालते ही अपने आप चलने लगती है। न बिजली और न बिजली की तार लगाने की जरूरत पड़ी। ये देखकर बाला हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, मशीन तो आलू डालते ही अपने आप चलने लगी, मुझे तो कुछ झोल लग रहा है। ये कहते कहते बाला और चंद्रकला की नजर आलू चिप्स पर पड़ती है तो वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे देखो, ये तो सोने के चिप्स हैं, एकदम खरे सोने के। चंद्रकला, हमारी तो किस्मत खुल गई जी। ये तो आलू से सोना बनाने की जादुई मशीन हाथ लग गई हमारे। जादुई सोना आलू चिप्स बनाने की मशीन आते ही बाला आलू से सोना चिप्स बनाता है और उन्हें सुनार को बेचकर बहुत सारा पैसा लाता है। वो महाजन का सारा कर्ज उतार देता है और फिर गांव के दूसरे गरीब किसानों की मदद करने के बारे में सोचता है। अब तो मुझे सोने के आलू चिप्स बनाने के लिए बहुत सारा आलू चाहिए होगा, इसलिए मैं गांव के सब किसानों का आलू खरीद लूंगा। उससे सबको सोने के आलू के चिप्स दूंगा, जिससे वो भी मेरी तरह महाजन के कर्ज से छूट जाएंगे। यही सोचकर बाला गांव के किसानों से उनका आलू लेता और उसके बदले उन्हें सोने के कुछ चिप्स दे देता। वो सोना चिप्स सुनार को बेचते और पैसा ले आते। बाला की जादुई सोना आलू चिप्स मशीन ने तो हम गरीब किसानों की किस्मत ही खोल दी। हाँ हाँ, ठीक कहते हो भाई। इस तरह बाला की जादुई सोना आलू चिप्स बनाने वाली मशीन से गरीब किसानों को उनकी उपज का सही रेट मिल जाता है और वो सब महाजन तुलाराम के कर्ज से छूट जाते हैं। मगर बात तुलाराम को हजम नहीं होती। अगर गांव में सब किसान मेरी तरह अमीर हो जाएंगे तो मैं कर्ज किसे दूंगा? मेरा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। महाजन तुलाराम ये सोच ही रहा था कि तभी गांव का सुनार वहां आ जाता है। उसके मन में सोने का लालच भरा हुआ था, इसलिए वो महाजन से कहता है, तुलाराम जी,
अगर हम बाला की जादुई सोना आलू चिप्स बनाने वाली मशीन चुरा ले तो हमारे घर में सोना बनाने की फैक्ट्री लग सकती है। बात तो तुम ठीक कहते हो भाई। सारी दुनिया का आलू मैं खरीद कर उससे सोना चिप्स बनाकर गोदामों में भर दूंगा। फिर तो हम उस सऊदी अरब के शेखों से भी अमीर हो जाएंगे। ये सोचकर वो बाला की जादुई सोना आलू चिप्स बनाने वाली मशीन को चुरा लेता है, मगर कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि जैसे वो मशीन में आलू डालते हैं, मशीन सोना आलू चिप्स की जगह काला धुआं बाहर फेंकती है और उन दोनों के चेहरे काले पड़ जाते हैं। साथ ही उनके पास रखा सोना और पैसा भी अचानक से गायब हो जाता है। ये देख वो दोनों लालची माथा पीट कर रोते रह जाते हैं। जादुई पैसा ट्रक। सोनपुर नाम के गांव में केशव नाम का एक मैकेनिक रहता था। वो बहुत ही होशियार और अक्लमंद था। वो गांव के सारे लोगों की मुश्किलों का हल आसानी से निकाल लेता था। एक दिन दो भाई चंदू और राजू एक ट्रक के लिए लड़ते हुए उसके पास आए। अरे रे, क्या हुआ? तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? देखो ना केशव भाई, जब हमारा बंटवारा हुआ था तब तुमने ही कहा था ना कि दोनों बारी बारी ट्रक का इस्तेमाल करना। पर देखो इस दुष्ट चंदू को, 1 साल से ट्रक इसके पास है और ये वापस करने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी मैं इससे ट्रक की बात करता हूँ तो बात पलट देता है। तुम ही कुछ बोलो अब इसको। क्यों भाई चंदू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों नहीं दे रहे हो तुम राजू को ट्रक? क्या बताऊं केशव भाई, जब से ट्रक मेरे पास आया है तब से मैं चैन की नींद नहीं सोया हूँ। ट्रक हमेशा खराब ही रहता है। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करे उसे ठीक करवाने के लिए, पर एक बार से ज्यादा चलता ही नहीं है। अच्छा, तो ये समस्या है। तो तुम उसे मेरे पास क्यों नहीं लाए? मैं उसे ठीक कर देता। चलो कोई नहीं, कल मेरे गैरेज में लेकर आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। पर केशव भाई, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। अरे कोई बात नहीं चंदू, तुम बाद में पैसे दे देना। राजू और चंदू दोनों ही केशव को धन्यवाद बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही केशव के गैरेज पहुंचने से पहले ही राजू और चंदू अपने ट्रक को लेकर हाजिर रहते हैं। वाह भाई राजू और चंदू, आ गए लेकर अपने झगड़े के कारण को। हाँ केशव भाई, अब जल्दी से इसे ठीक कर दो ताकि हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ हो पाए और हमारा झगड़ा भी खत्म हो जाए। हाँ भाई, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। घर जाओ, मैं शाम तक इसे ठीक कर दूंगा। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। राजू और चंदू अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही केशव ट्रक को ठीक करने में लग जाता है। कुछ ही देर में ट्रक ठीक हो जाता है। इतने में ही दोपहर का समय हो जाता है। केशव को काम करते करते भूख लग जाती है, तो वो खाने के लिए अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते ही विमला, ओ विमला, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें पता है, आज राजू और चंदू मेरे गैरेज में आए थे। तो इसमें पता होने वाली बात क्या है? आपने ही तो बोला था उन्हें आने को। हाँ बोला तो था, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि काम हो गया। मैंने उनका ट्रक ठीक कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। आप इस तरह सबकी भलाई करते करते कहीं खुद मुसीबत में न फंस जाएं। बेकार में ही तुम चिंता करती हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। चलो अब बतियाती रहोगी या फिर कुछ खाने को भी दोगी? बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, लाती हूँ खाने के लिए। आज मैंने आपकी पसंद की चीजें बनाई हैं। अरे तो जल्दी लेकर आओ, अब तो भूख और भी बढ़ गई है। केशव अपना खाना खत्म करके वापस गैरेज जाता है। गैरेज के पास ट्रक को ना पाकर वो बहुत ही चिंता में पड़ जाता है। ये ट्रक कहाँ चला गया? दोपहर में तो मैंने यहीं देखा था उसे। शायद राजू और चंदू में से कोई उसे वापस ले गया होगा। ऐसा सोचकर केशव अपने काम पर वापस से लग जाता है।
शाम होते ही चंदू और राजू दोनों ही केशव के पास अपनी ट्रक वापस लेने आते हैं। कैसे हो केशव भाई, ट्रक बन गया? राजू की बात सुनते ही केशव आश्चर्य हो जाता है। क्या कह रहे हो राजू? तुम तो ट्रक वापस ले गए हो ना, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा मजाक कर लेते हो। राजू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम ट्रक अपने पास ले गए, ये बहुत गलत बात है। तुम बिना पूछे ट्रक नहीं ले जा सकते। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मैं ट्रक कहीं नहीं लेकर गया। तो फिर ट्रक गया कहाँ? कहीं ट्रक चोरी तो नहीं हो गया? क्या केशव भाई, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, और आप इतने लापरवाह निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने लापरवाह हो सकते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? वो ट्रक ही एक सहारा था हमारा, हमारे कमाई का। अब तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये बोलते ही चंदू रोने लगता है। केशव भाई, ये जो भी हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आपको 2 दिन के अंदर कैसे भी करके हमारा ट्रक वापस करना होगा, नहीं तो ट्रक के बदले हमें पैसे देने होंगे। मैं कहां से इतने सारे पैसे लाऊंगा? मुझ पर दया करो। नहीं केशव भाई, कैसे भी करके 2 दिन के अंदर ट्रक वापस दो, नहीं तो हमें पंचायत बुलानी होगी। ये बोलकर चंदू और राजू दोनों अपने घर चले जाते हैं। केशव भी अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते ही वो अपनी पत्नी विमला के पास जाता है और कहता है, विमला, तुम सही कहती थी, भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं इस गांव के लोगों की कितनी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक गलती पर ये लोग पंचायत बुलवाने की बात कर रहे हैं। क्या हुआ जी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? घबराते हुए वो केशव से पूछती है। केशव विमला को सारी बातें बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा हमारा? हम कहां से इतने सारे पैसे लेकर आएंगे? अब मेरी माँ ही कुछ कर सकती है। विमला अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो विमला? सब कुछ ठीक है ना? और दामाद जी कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद फोन किया। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। इनकी भलाई के चक्कर में आज हम लोग मुश्किल में फंस चुके हैं। क्या बात कर रही हो? क्या हुआ? अच्छे से बताओ। विमला सारी बातें बताती है। चिंता ना करो, अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता। मैं तुम्हें एक बहुत ही सिद्ध बाबा के बारे में बताती हूँ। तुम दोनों उनके पास जाओ और अपनी सारी समस्या बताना, बाबा सब ठीक कर देंगे। विमला और केशव दूसरे दिन उस बाबा के यहाँ जाते हैं और अपनी सारी समस्या बताते हैं। बाबा, कृपा करके हमारी समस्याओं का समाधान हमें बताइए। केशव चुपचाप बैठा रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे ट्रक या पैसे का जुगाड़ करे। बेटा केशव, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हें एक जादुई ट्रक देता हूँ जो तुम दोनों की जिंदगी बदल देगा। तुम जो इससे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहते ही बाबा अपने कमंडल से पानी हाथ में लेकर मंत्र पढ़ते हैं और फिर एक पेड़ पर फेंक देते हैं, जिससे वो पेड़ ट्रक में बदल जाता है। ये देखते ही विमला और केशव बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। उठो मेरे बच्चों, अब ये ट्रक तुम्हारा है। तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। बस एक बात का याद रखना, अधिक लालच मत करना, नहीं तो जो पाया है वो भी खो दोगे। बाबा, आप धन्य हैं। आपकी जितनी प्रशंसा करो कम है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। केशव और विमला दोनों ट्रक पर सवार होकर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं।
रास्ते में ही विमला बोलती है, चलो जी, कुछ पैसे मांग लेते हैं। चंदू और राजू को पैसे देकर उनकी धमकियों से छुटकारा पाते हैं। केशव अपनी पत्नी की बात को मान लेता है और कुछ पैसे मांगता है। पैसे मांगते ही बहुत सारे पैसे उसके सामने आ जाते हैं और वो उन पैसों को राजू और चंदू को दे देता है। उन पैसों से राजू और चंदू एक नया ट्रक खरीद लेते हैं और बाद में केशव से माफी मांगते हैं। हमें ये जादुई ट्रक वाली बात किसी को नहीं बतानी होगी, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैसा आप कहें जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ जाता है। किसी के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं होता। गांव के लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। केशव को ये सब देखा नहीं जा रहा था। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। मुझे लगता है हमें फिर से उस जादुई ट्रक से कुछ मांगना चाहिए। आप फिर शुरू हो गए। वो जादुई ट्रक हमारी परेशानियों का हल निकालने के लिए है, ना कि पूरे गांव वालों के लिए। तुम भी ना कभी कभी हद ही करती हो। अगर भूख प्यास से पूरे गांव वालों को कुछ हो गया तो क्या तुम और मैं अकेले इस गांव में रहेंगे? कभी तो समझदारों वाली बातें किया करो। जो मन में आता है वो करो, मुझसे ना पूछा करो। केशव उस जादुई ट्रक के पास जाता है और बहुत सारा खाना और पीने के लिए पानी मांगता है। मांगते ही उसके सामने बहुत सारा खाना और पीने के लिए पानी आ जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और गांव वालों को जाकर खाना और पानी बांट देता है। फिर कुछ समय बाद बारिश का मौसम आ जाता है। फिर गांव के लोग खेती करके बहुत ही अच्छी फसल उगाते हैं। एक दिन गांव के सारे लोग केशव के घर आते हैं उसे शुक्रिया कहने के लिए। उनमें से एक गांव वाला पूछता है, केशव भाई, जिस समय हमारे पास खाने के लिए ना तो खाना था और ना पीने के लिए पानी था, तब आपने कहां से हम सारे गांव वालों के लिए खाना और पानी का इंतजाम किया? केशव ने गांव वालों को जादुई ट्रक के बारे में बताया और गांव वाले उस जादुई ट्रक को देखना चाहते थे। केशव ने गांव वालों को उस जादुई ट्रक को दिखाया। गांव वाले उस जादुई ट्रक को देखकर बहुत खुश हुए और उस ट्रक की पूजा करने लगे। केशव को उस गांव वालों ने गांव का सरपंच बना दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।